हेलो, स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सघोष वर्ण है? बताइए इनमें से कौन सा सघोष वर्ण है? म सघोष वर्ण है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष कहलाता है। जैसे प वर्ग का तीसरा व्यंजन ब और चौथा व्यंजन भ और पांचवा व्यंजन म सघोष व्यंजन होता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उन्हें क्या कहते हैं? घोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उन्हें हम घोष या तो सघोष कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है? बताइए इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है? थ अघोष वर्ण है। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है। जैसे त वर्ग का पहला व्यंजन त और दूसरा व्यंजन थ है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उन्हें क्या कहते हैं? अघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उन्हें हम अघोष कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्पप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। निम्न में से कौन सा अल्पप्राण है? बताइए इनमें से कौन सा अल्पप्राण वर्ण है? ग अल्पप्राण वर्ण है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्पप्राण वर्ण कहलाता है। जैसे क वर्ग का पहला व्यंजन क और तीसरा व्यंजन ग और पांचवा व्यंजन अंग है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण वर्ण है? बताइए इनमें से कौन सा महाप्राण वर्ण है? फ महाप्राण वर्ण है। जैसे प वर्ग का दूसरा व्यंजन फ और चौथा व्यंजन ध महाप्राण वर्ण है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अंत्याक्षरी का शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर सी है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कवित्री यह शुद्ध वर्तनी रूप है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी घबराना यह शुद्ध वर्तनी रूप है। दीनहीन में कौन सा समास है? बताइए दीनहीन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। दीनहीन में द्वंद्व समास है और इसका समास विग्रह होगा दीन और हीन। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। त्रिफला में कौन सा समास है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। त्रिफला में द्विगु समास है और इसका समास विग्रह होगा तीन फलों का समूह। इसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, इसीलिए यह द्विगु समास कहलाता है। कमल नयन में कौन सा समास है? बताइए कमल नयन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास।
कमल नयन में कर्मधारय समास है और इसका समास विग्रह होगा कमल के समान नयन। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द देशज है? डोंगा, डोंगा शब्द देशज है और देशज शब्द के अन्य उदाहरण जैसे थैला, गड़बड़, टांग। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? आम्र, आम्र तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा आम। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देशज। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। भुजंग किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सर्प, सर्प भुजंग का पर्यायवाची शब्द है और सर्प के अन्य पर्यायवाची शब्द नाग, विस्तर, सारंग और सांप है। मीन किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मत्स्य, मीन मत्स्य का पर्यायवाची शब्द है और मत्स्य के अन्य पर्यायवाची शब्द मछली, झख, जल जीव और मत्स्य है। सारंग किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मोर और घोड़ा ये दोनों सारंग के पर्यायवाची शब्द है और सारंग के अन्य पर्यायवाची शब्द शेर, सांप, हिरण और हाथी भी है। ऊर्ध्व का विलोम शब्द क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऊर्ध्व का विलोम शब्द निम्न है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राज्य भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राज्य भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। हास का विलोम शब्द क्या है? बताइए हास का विलोम शब्द क्या है? रुदन, हास का विलोम शब्द रुदन है। जो बीत चुका है अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो बीत चुका है इसके लिए एक शब्द है अतीत। जो सदा से चला आ रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? अनवरत। जो सदा से चला आ रहा है इसके लिए एक शब्द है अनवरत। जिसकी गहराई की था न लग सके अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द क्या है? अथाह। जिसकी गहराई की था का पता न लगे उसे हम अथाह कहते हैं। सिर मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सिर मारना इस मुहावरे का अर्थ है प्रयत्न करना। सिर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए सिर पड़ना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? नाम लगना। सिर पड़ना इस मुहावरे का अर्थ है नाम लगना। सिर धुनना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सिर धुनना इस मुहावरे का अर्थ है शोक करना। पूछी न आछी मैं दुल्हन की चाची। बताइए इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पूछी न आछी मैं दुल्हन की चाची इस लोकोक्ति का अर्थ है जबरदस्ती किसी के सर पड़ना। घर की मुर्गी दाल बराबर इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।